Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So Law Prep Tutorials presents you a session जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ऑथर और एग्जामिनर एक दूसरे के साथ मिलके स्टूडेंट का बेवकूफ़ कैसे बनाने की कोशिश करते हैं। ऑल द स्टूडेंट तो बहुत स्मार्ट है, बट फिर भी वो कोशिश कैसे करता है, हम आज उसकी बात बताएंगे। उस कॉन्सेप्ट को हम रिलेट करते हैं फॉक्स स्टोरी से। आपने बचपन में सुनी होगी एक चालाक लोमड़ी और बंदर की कहानी। तो उस सिचुएशन में, उस स्टोरी के अंदर क्लेवर फॉक्स कौन था, चालाक लोमड़ी कौन थी, वो आप लोगों को पता है। बट हमारे केस में चालाक लोमड़ी का कोई सेंस नहीं बनता। तो हमारे केस में चालाक लोमड़ी कौन है? ऑथर। ये जो ऑथर है ये अपने आप को इतना शाना बनने की कोशिश करता है। उसने एग्जामिनर के साथ कर ली पार्टनरशिप और क्वेश्चंस दिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनर भी इतना चालाक बनने की कोशिश करता है, वो भी क्वेश्चंस ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल के क्वेश्चन आपसे पूछना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू यू, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। लेट्स टॉक अबाउट इट। कैसे ऑथर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखेगा जिसके अंदर वो कुछ फैक्ट्स, कुछ प्रीमाइसेस, एक कंक्लूजन आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। These points are the premises, supporting points. These points becomes the premises, the supporting points. सपोर्ट किसको करते हैं? जो आर्ग्यूमेंट्स पैसेज के अंदर डिलीवर करता है। ये जो मैसेजेस पैसेज के अंदर ऑथर ने डिलीवर करे हैं, इनको बोलते हैं ऑथर्स ओपिनियन। एंड इसके बारे में आप सबको पता है। अब देखो यहाँ पे चालाकी कैसे करेगा। ऑथर ने ये मैसेजेस पैसेज में डिलीवर करे। द मैसेजेस डिलीवर्ड बाय द ऑथर बिकम्स मेन आइडिया, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट और सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। यहाँ एग्जामिनर कंफ्यूज कैसे करता है स्टूडेंट को? कोशिश करता है, लेकिन कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। मेन आइडिया हो जाए मेन आर्ग्यूमेंट मेन थीम, प्राइमरी आइडिया प्राइमरी आर्ग्यूमेंट प्राइमरी थीम, सेंट्रल आइडिया सेंट्रल आर्ग्यूमेंट सेंट्रल थीम, इवन द मेन पॉइंट, दिस ऑल टर्म्स आर द सेम थिंग। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इन सब में बात वही होती है, द मैसेजेस द ओपिनियंस डिलीवर्ड बाय द ऑथर इन द पैसेज। ओके, इसके बाद आता है why the author deliver these messages, why the author is delivering these kind of messages in the passage. This why becomes the assumption. एजम्पशन होता किसके पार्ट पे? ऑथर के पार्ट पे, क्योंकि पैसेज किसने लिखा है? ऑथर ने। एग्जामिनर पूछता किससे है? स्टूडेंट से। आंसर कौन करता है? स्टूडेंट करता है। किसके पॉइंट पे? अपने पॉइंट पे। अब क्योंकि स्टूडेंट्स अपने पॉइंट पे आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम हियर। इसी वजह से एजम्पशन का क्वेश्चन गलत होता है। फॉक्स स्टोरी में एक तो क्लेवर फॉक्स है, एक है मंकी। क्लेवर फॉक्स कौन बना? द एग्जामिनर। मंकी कौन बना? द एस्पिरेंट, द स्टूडेंट। जबकि आपको मंकी नहीं बनना। उस कहानी में एक और कैरेक्टर था जिसको बोलते हैं क्रो। अब ये आपके ऊपर है कि आपको बंदर बन के रहना है या फिर आपको एक शाना कौवा बनना है। शाना कौवा मतलब चतुर कौवा, एक ऐसा क्रो जो उनके बीच लड़ाई के बीच में से खाना उठा के भाग जाता है। ठीक, इधर यू वांट टू बिकम अ मंकी और यू वांट टू बिकम अ क्लेवर क्रो। मंकी कौन बनेगा? जो ऑथर के पॉइंट से ना आंसर देके अपने पॉइंट से आंसर देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपको नॉलेज बहुत होती है। उस पैसेज के बाहर से भी आपको नॉलेज होती है, आप अपने हिसाब से आंसर टिक करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन जो क्लेवर क्रो होगा वो ऑथर के पॉइंट से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। दैट्स द डिफरेंस। देन what the author
what the author is trying to convey. What the author is trying to convey through those messages becomes the inference. पैसेज किसने दिया? ऑथर ने दिया। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। समझाना क्या चाह रहा है? पैसेज के अंदर जो मैसेजेस था उसके थ्रू वो कुछ समझाना चाह रहा है। किसके पॉइंट से? अपने पॉइंट से। क्वेश्चन किससे पूछता है? स्टूडेंट से। आंसर कौन करता है? स्टूडेंट करता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। Because the students are using their own knowledge in the passages, own knowledge in the questions while answering the question of CR, क्योंकि अपनी नॉलेज यूज करते हैं इसलिए इन्फ्रेंस गलत हो जाता है, जबकि इन्फ्रेंस भी ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, राइट? क्लेवर कौन हुआ? फॉक्स। चतुराई किसने दिखाई? फॉक्स ने। मंकी कौन है? स्टूडेंट, एस्पिरेंट। क्रो कौन है? clever student or aspirant. Now it's up to you people that if you whether you people want to become the student or aspirant only, or you people want to become the clever person, clever student or aspirant. Clever का मतलब हुआ जो पैसेज को समझ जाए और अपनी नॉलेज यूज ना करे। एक बड़ा सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे होता है जीके। कंसोर्टियम ने क्लैट के एग्जाम में जीके जानबूझ के डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? कि जीके में आप सब कुछ पढ़ते हैं। कोई करंट टॉपिक से रिलेटेड एक हेडिंग है, आप उसको डिटेल में पढ़ोगे, आप उसके बारे में सब कुछ पढ़ लोगे। अब उससे रिलेटेड कोई पैसेज आ गया अगर, तो उस पैसेज में जितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, आपके दिमाग में, उससे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है। उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को सीआर के अंदर यूज नहीं करना होता। हम लोग वही करते हैं और इसी बेस पे हम इन्फ्रेंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। क्या समझा इसमें हमने? मेन आइडिया हो, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट हो, सेंट्रल थीम हो, these three are one in a same thing, becomes the messages deliver in passage. Why becomes assumption the assumption and what to convey becomes inference. ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने होते हैं और हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं। हमको अपना दिमाग नहीं लगाना। फिर भी सीआर के अंदर एक सेगमेंट ऐसा है जिसके अंदर हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के वो क्वेश्चन गलत होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हम लोग सोच नहीं पाते। दैट कॉन्सेप्ट इज वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट। जिस जिस स्टूडेंट को दिक्कत होती है वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करने के लिए, ध्यान से सुनना। आज के बाद कभी गलत नहीं करोगे इस क्वेश्चन को, कभी भी नहीं, लाइफ में नहीं करोगे। अगर ये कभी सामने आया भी तो। वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट का मतलब ये क्वेश्चन आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट weakens the author's argument। याद रखिएगा जब भी इफ ट्रू का क्वेश्चन आएगा वो किसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चन डालता है। पैसेज में जो मैसेजेस डिलीवर हुआ उन मैसेज में से कोई एक मैसेज उठाएगा और उसको यहाँ पे रख देगा। अब स्टूडेंट आंसर क्या करता है? स्टूडेंट इफ ट्रू तो समझ जाता है, इफ का मतलब कंडीशन। दैट मीन्स आपका ऑप्शन कुछ ऐसा हो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स इंफॉर्मेशन दे रहा हो। बट अ बिग बट, आउट ऑफ द बॉक्स इंफॉर्मेशन दे रहा हो, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स इंफॉर्मेशन इसी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए जिस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्ग्यूमेंट है। एंड स्टूडेंट्स ज्यादातर आंसर करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में।
हमें पैसेज को वीक नहीं करना होता, हमें सिर्फ इस आर्ग्यूमेंट को वीक करना होता है। दैट्स वाई हम वीकनिंग के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो याद रखना, जब भी किसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चन हो तो कॉन्टेक्स्ट हमेशा इस ऑप्शन से रिलेटेड होना चाहिए। आप कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जा सकते। इफ यू पीपल आर मूविंग आउटसाइड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन फ्यूचर और इवन इन एग्जाम ऑल्सो। ओके, मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आप इस पार्ट को समझ गए हो अच्छे से, आप वीकनिंग का क्वेश्चन कभी लाइफ में गलत नहीं करोगे। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट एग्जाम्पल के थ्रू। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये पैसेज। दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट न्यू दिल्ली प्राइम मिनिस्टर। न्यू दिल्ली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Friday used the pulpit of Red Fort to lavish praise on RSS, saying that Sangh's contribution to the nation marks a proud and golden chapter. Speaking about the contributions of individuals and organizations of nation building in his Independence Day address, he said, he matlab Narendra Modi ji, he said, today with great pride I wish to maintain one such institution. 100 years ago RSS was founded. These 100 years of service to the nation building with the aim of serving Ma Bharati. The Swayam Sevaks have for a century dedicated their lives to the welfare of the motherland. The remarks of the PM himself, a Swayam Sevak, eulogizing the Sangh when it is seen as enjoying, eulogizing means praising the Sangh, when it is seen as enjoying unprecedented influence, can only add zing to its ongoing centenary celebration. That means इतने पार्ट में इन्होंने बात करी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे पे अपनी स्पीच के दौरान प्रेस करा है किसको? आरएसएस को और बीजेएस को। क्या बताया है उन्होंने? नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन किस तरह से किया है एंड क्या क्या अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल करे हैं। उन्होंने 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए। 100 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, फाउंड किया था इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। अपार्ट फ्रॉम दैट, इतना सब कुछ बताने से ये जो ऑनगोइंग ये जो पर्टिकुलर सेंटेनरी सेलिब्रेशन चल रहा है, इसमें एक स्पार्क ऐड हो गया उनका इतना सब कुछ इन्वॉल्व करने से। अपार्ट फ्रॉम दैट, पीएम also praised Shyam Prasad Mukherjee, the founder of Bharatiya Jansangh, as BJP was known in its original incarnation, who died in jail after being imprisoned for campaigning against special status of J&K. The removal of the wall of Article 370 and the realization of the mantra of one nation, one constitution have been a true tribute to him, said Modi. मोदी जी ने लास्ट पार्ट में क्या बोला? दे आर पर्टिकुलरली गिविंग ट्रिब्यूट टू द श्याम प्रसाद मुखर्जी फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देने के लिए उन्होंने कैंपेन स्टार्ट करे, जिसके दौरान उन्हें जेल हुई, जेल में उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने स्टार्ट करा था कहीं ना कहीं रिपलेशन, और वो कहीं ना कहीं वो रिपेल करना चाहते थे आर्टिकल 370 को अपने कैंपेन्स के थ्रू, जो कि पीएम मोदी ने अपनी सरकार में किया। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, तभी उनको ट्रिब्यूट दिया गया। हम ट्रिब्यूट क्यों देते हैं किसी को? जब हम किसी के अधूरे काम को पूरा करते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ दिस पैसेज। फर्स्ट वन, व्हिच आर द फॉलोइंग Which of the following best encapsulates? Best encapsulate मतलब इकट्ठा करे the central theme और main idea। समझिए बेटा, ये दोनों सेम चीज होती है। ऑथर सिर्फ एग्जाम में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग नेम से आपसे पूछना स्टार्ट कर देते, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। दोनों का मतलब मैसेजेस डिलीवर्ड इन द पैसेज, बस। ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्पीच एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल थीम। कौन सा ऑप्शन है जो सही आंसर बताना चाह रहा है? आप लोग चेक कीजिए। 30 सेकेंड्स फास्ट।
ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. सम ऑफ यू सेड ए बी सी डी. हमें एक जस्टिफाइड आंसर चाहिए. क्लास स्टूडेंट्स से अपने दिमाग से ये मिथ निकाल देना पूरी तरह से कि मेन आइडिया का मतलब जोन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा लेंदी होगा वो आंसर होगा. ये ज़रूरी नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी. The first option is talking about the speech serve as a historical tribute. Yes, acknowledging the contributions of various organizations including. ये आंसर नहीं हो सकता. पैसेज में साफ साफ आरएसएस और बीजेएस को प्रेस कर, उसकी प्रोमिनेंस की बात हो रही है, उसको प्रेस कर रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं. मैं जस्टिफाई कर देता था इंक्लूडिंग द आरएसएस एंड बीजेएस, इंक्लूडिंग द आरएसएस एंड भारतीय जनसंघ. दैट में इसके अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करी होगी तभी ये इंक्लूड कर रहे हैं इन दोनों को. ओके तो एक्सक्लूसिवली इन दोनों की बात नहीं हुई. दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. पैसेज में साफ साफ सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिर्फ इन दोनों की ही बात हो रही है. द प्राइम मिनिस्टर यूजेस द इंडिपेंडेंस डे एड्रेस टू आर्टिकुलेट हिज गवर्नमेंट्स आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट. यस इट इज ट्रू, कुछ गलत नहीं है. शोकेसिंग हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल एफिनिटी. नाउ द पॉइंट इज पर्सनल एफिनिटी. पीएम मोदी जी ने अपनी पर्सनल एफिनिटी के बारे में पैसेज में कोई बात नहीं करी. मैं इस ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर सकता. दिस डजंट कवर द मेन मैसेजेस. द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पीएम्स एड्रेस इज टू सेलिब्रेट द सेंटेनरी ऑफ द आरएसएस. फर्स्ट पॉइंट सेंटेनरी ऑफ द इंडिपेंडेंस था. ये जो सेलिब्रेशन था ये इंडिपेंडेंस के लिए था. तो प्राइमरी पर्पस जो था वो इंडिपेंडेंस डे के बारे में चल रहा था. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसको कंसिडर भी करूँ तो positioning the organization's century of service as a model for nation building and character building, thereby leading official state endorsement to its ongoing celebration. This is not the answer. Why so? Because this option is talking about the part information. पैसेज में दो पार्ट के ओपिनियन चल रहे हैं. पहले उन्होंने प्रेस करा आरएसएस और बीजेएस को, देन उन्होंने प्रेस करा श्याम प्रसाद मुखर्जी को. दैट में वो प्रोमिनेंट फिगर की भी बात कर रहे हैं, प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर रहे हैं. ये सिर्फ प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं हुई. डी ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन विच इज अवेलेबल नाउ. द स्पीच इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. यस इट वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बिकॉज मोदी जी वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनीवन एल्स. दे आर मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बीजेपी and the history of BJP only. Okay, it's a political statement designed to consolidate support by passing organizations and figures associated with the ruling party's history and ideology. Yes, passage में इसी के बारे में बात हुई. Apart from that, it frames the RSS service and repeal of Article 370 as foundational achievements. Yes, that is also given in the passage, thereby reinforcing the BJP's political narrative ahead of the centenary celebrations. सेंट्रल आर्ग्यूमेंट या मेन आर्ग्यूमेंट का मतलब ये नहीं होता, मेन आइडिया का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली वही पॉइंट जो पैसेज में लिखे हैं वो आपके सामने आ जाए. वो उस पॉइंट्स के अंदर जो मैसेज कन्वे कर रहा है वो पर्टिकुलर मैसेज किसी ऑप्शन में आना चाहिए. एक पैसेज के अंदर अगर 4 ओपिनियन है तो चारों के चारों आपके ऑप्शन में आने चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है कि एक पैसेज में एक ही ओपिनियन होता है, तो उस ओपिनियन के बेस, सिंगल ओपिनियन के बेस पे आपका मेन आइडिया जस्टिफाई हो जाता है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था. ध्यान से समझना क्वेश्चन. द ऑथर स्टेट्स दैट पीएम्स रिमार्क्स कैन ओनली एड जिंक टू इट्स ऑनगोइंग सेंटेनरी सेलिब्रेशन. जिंक का मतलब होता है स्पार्क, और उन्होंने ये पर्टिकुलर सेंटेंस यूज करा था फर्स्ट पार्ट ऑफ पैसेज में, जब वो प्रेज कर रहे थे आरएसएस को, जब वो आरएसएस और बीजेएस के प्रोमिनेंस की बात कर रहे थे, उनके सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे, उनके इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, उनके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे. अपार्ट फ्रॉम दैट नेशन बिल्डिंग में उनके अचीवमेंट्स की बात कर रहे थे. ओके, तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस स्पार्क इज रिलेटेड टू द प्रोमिनेंस ऑफ RSS and BJS. The question is which of the following, if true, again if का मतलब कंडीशन, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, would most weaken the author suggestion. ऑथर ने बोला पीएम ने ये पर्टिकुलर रिमार्क दिया था, तो इस रिमार्क को किस तरह से वीक करना है, आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्टेक्स्ट से जिंक को वीक करना है. दैट मीन्स स्पार्क वीक हुआ, दैट मीन्स आरएसएस और बीजेएस के प्रोमिनेंस को वीक करना है.
जिस ऑप्शन में इनकी प्रोमिनेंस वीक हो गई वो आंसर होगा, उसके अलावा मुझे पूरे पैसेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। A recent nationwide survey reveals that a significant majority of the youth who are the primary audience for the PM speech were not aware of the RSS centenary and do not associate the PM with the organization. बेटा एक बात बताओ, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, अगर आप लोगों ने कश्मीरी फाइल्स के बारे में सुना हो, कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में, मूवी देखी होगी, लेकिन आप लोगों को कश्मीरी पंडित्स के बारे में पहले से ही पता था, ठीक। क्या आप लोगों को केरला फाइल्स के बारे में सुना है? वो मूवी अगर आपने देखी हो, यस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने देखी होगी, क्या उसके बारे में मूवी से पहले कुछ पता था? नहीं पता था। तो क्या आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी? क्या आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? क्या आपको वो मूवी अच्छी नहीं लगी? एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी। अगर आरएसएस के प्रोमिनेंस के बारे में यूथ को पता ही नहीं था, फिर तो ये और अच्छी बात है। स्पीच के दौरान मोदी जी ने अपना इंडिपेंडेंस डे पे सेंटेनरी सेलिब्रेशन के अंदर आरएसएस के अचीवमेंट्स, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करी। तो नेशन बिल्डिंग के कंट्रीब्यूशन के बारे में जब कोई बात करता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और हमें वो बात पता चलती है, अगर हमने कभी नहीं सुनी तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी प्रोमिनेंस खराब हो जाएगी, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। ए इज नॉट द आंसर। मुझे ऑप्शन चाहिए जिससे उनकी इंपॉर्टेंस पे इंपैक्ट पड़े। Prominent opposition leaders and critics of the government immediately denounced the speech as an inappropriate use of the red fraud purpose. It is wrong, बेटा. Why so? सिंपल सी बात है। लेट्स से मेरी क्लास में अमन नाम का लड़का है और एक दीक्षा नाम की लड़की है। मैंने कहा दीक्षा इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। हु इज दीक्षा? दीक्षा इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। उधर से अमन ने खड़े होकर बोला सर काहे है कि इंटेलिजेंट, आते जाता है तो कुछ है नहीं, नंबर तो आते नहीं इसके मॉक में। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्रिटिसिज्म, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ अमन, क्या दीक्षा की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई? क्या दीक्षा की इंटेलिजेंस खत्म हो गई? क्या दीक्षा की ब्रिलियंसी खत्म हो गई? नो। क्रिटिसाइज तो करते हैं, किसी के क्रिटिसिज्म की वजह से इंटेलिजेंस वीक नहीं होती है। दैट मीन्स अगर अपोजिशन लीडर उसको क्रिटिसाइज कर भी रहा है तब भी आरएसएस और बीजेएस की प्रोमिनेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी ऑप्शन। While the PM's speech was widely reported, the RSS leadership itself in a statement following the speech downplayed its significance. C is the answer. सोचो क्यों? जब पीएम सर की स्पीच चल रही थी तो स्पीच खत्म होने के बाद आरएसएस का एक पर्टिकुलर लीडर खड़ा होके आया और कहने लगा ये फालतू में बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसी बात बोल दी जो आरएसएस का लीडर है, तो क्या पीएम ने जो रिमार्क डाला है एट जिंग, इसकी कोई वैल्यू रहेगी? क्या स्पार्क एज इट इज रहेगा जब आरएसएस खुद ही आके बोल दे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, फालतू में हमारी बढ़ा चढ़ाई के बाद तारीफ करी जा रही है? ऑब्वियसली उनके स्पार्क पे सीधा काउंटर क्वेश्चन होगा, दैट मीन स्पार्क की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और मुझे इसी को वीक करना है। दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। इस ऑप्शन से आरएसएस के प्रोमिनेंस के ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर? हमें वीक करना था आर्ग्यूमेंट को, किसके? ऑथर के। द नेक्स्ट वन इज assumption. ध्यान से पढ़िएगा। The Prime Minister's statement that the removal of the wall of Article 370 have been our true tribute to him. मैंने अभी बोला था ट्रिब्यूट कब दिया जाता है? जब किसी का अनफिनिश्ड वर्क, अनफिनिश्ड वर्क को कंप्लीट करा जाए। सिंपल। पीएम ने अपनी स्टेटमेंट में बोला आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के लिए उसको हटाने में उनका कंट्रीब्यूशन था, तभी उनको वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं। किसी का अनफिनिश्ड वर्क मतलब अगर उन्होंने स्टार्ट करा, ऑब्वियसली उन्होंने स्टार्ट करा था, अल्टीमेटली इसका आउटकम बीजेपी ने 19 में दिया, अगस्त 19 में, तो इसको जस्टिफाई करते हैं। एजम्पशन बताना है किस बेस पे बोला, मोदी जी ने किस पर्टिकुलर बेस पे ये बात बोली, बस। पहला ऑप्शन, श्याम प्रसाद मुखर्जी's primary and most enduring legacy is his opposition of Jammu and Kashmir special status overshadowing his other political contributions से मतलब नहीं है।
मुझे एजम्पशन में बताना है कि मोदी जी ने उनको ट्रिब्यूट दिया क्यों, कोई तो रीजन होगा, ट्रिब्यूट देने के पीछे रीजन देना है, उनके काम के ऊपर रीजन नहीं देना। The abrogation of Article 370 was a direct and inevitable result of the political campaign इनिशिएटेड बाय श्याम प्रसाद मुखर्जी। अगर बेटा ये इनएविटेबल रिजल्ट था तो फिर इसको इतना टाइम क्यों लगा, उसको तो उसी टाइम पे एब्रोगेट हो जाना चाहिए था, रिपील होना चाहिए था, ये वॉल तभी हट जानी चाहिए थी। ये इनएविटेबल कंसिडर नहीं कर सकते, इनएविटेबल की वजह से ये बात नहीं है। देयर इज अ डायरेक्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड आइडियोलॉजिकल लिंक between Mukherjee's campaign against the Article 370 and the current government's policy of its abrogation. C is the right one. सोचिए, करंट गवर्नमेंट पॉलिसी जो है हमारी, करंट गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वो किस आइडियोलॉजी के साथ था कि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जो कैंपेनिंग करी थी वो एक स्पेशल स्टेटस के लिए करी थी JNK के, एंड दैट स्टेटस मस्ट बी रिलेटेड वाज रिलेटेड टू वन नेशन एंड वन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज अ वाइडली एक्सेप्टेड आइडियोलॉजिकल लिंक बिटवीन इनके कैंपेन और करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी सेम है, इसी बेस पे इन्होंने ट्रिब्यूट किया। अगर इनकी आइडियोलॉजी सेम ना होती तो ट्रिब्यूट देने का मतलब ही नहीं था। ओके, the last one, the government's actions, particularly the abrogation of Article 370, are the most appropriate and respectful way to honor a historical figure like Mukherjee. No beta, tribute ऑनर करना मतलब किसको श्रद्धांजलि देना। उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी थी, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था, क्रेडिट दिया था, श्रेय दिया था हिंदी में बात करें तो, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे उनके। दैट्स वाई दिस इज नॉट द आंसर। Only C option is the most justified answer out of these 4 options. मैंने आपको क्या समझाया, हमेशा ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। इस स्पीच में ऑथर ने बोला, PM ने ये पर्टिकुलर स्पीच बताई, तो मुझे इसी से रिलेटेड आंसर चाहिए, मुझे और किस चीज से मतलब नहीं है। इससे पिछले क्वेश्चन में वीकनिंग कैन ओनली एड जिंग, वो सेंटनरी सेलिब्रेशन में सिर्फ एक जिंग ऐड कर रहा था RSS के बारे में बात करके, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन RSS के प्रोमिनेंस से रिलेटेड था। उस क्वेश्चन का श्याम प्रसाद मुखर्जी से कोई मतलब नहीं था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से कोई मतलब नहीं था। तो याद रखिएगा, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, चाहे इन्फ्रेंस, चाहे अजम्पशन, चाहे वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट और चाहे मेन आइडिया, ये चारों के चारों क्वेश्चंस ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। क्लियर? आई होप कि आज के सेशन में जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी होगी आपको समझ में आया होगा। एंड मैं आपको बेटा गारंटी देता हूँ, डैम श्योर गारंटी, इफ़ यू पीपल आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर पार्ट जो इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश करी है, आपके 90% क्वेश्चन सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। अपना दिमाग नहीं लगाना है, हम लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज है, उसको यूज़ नहीं करना है। CR के अंदर हम लोगों को सिर्फ उन्हीं को पॉइंट्स पे बात करनी है जो पैसेज के अंदर ऑथर ने मेंशन करी है। So it is now on you people that you people want to become a shana kaua, clever crow, or you want to become a bandar, a monkey. It's up to you completely. So आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स के साथ। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।